हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपके कन्वर्जेंस थ्योरी का लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे जो आपकी कॉशी की थ्योरम है उनके ऊपर। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट हम कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, अर्थात कॉशी की सीमाओं वाला पहला प्रथम यानी फर्स्ट प्रमेय। ठीक है। तो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि जो आपके एग्जाम में कॉशी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भाई कॉशी सीक्वेंस क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि कॉशी के अभिसरण का जो सामान्य सिद्धांत है यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉशी सीक्वेंस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है, वो भी पूछा जा सकता है। और जो थर्ड कि कॉशी की जो दो थ्योरम है फर्स्ट और सेकंड, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर थ्योरम का भी प्रूफ करना पूछा जा सकता है और उसको ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी। तो ये कह रहा है कि यदि कोई सीक्वेंस कुछ ऐसा है, इसका जो स्टेटमेंट आपको मैं बेसिकली समझा रहा हूँ कि फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि यदि लिमिट एक्स एन इक्वल एल हो, यानी जब एन टेंड टू इन्फिनिटी है तब आपका एक्स एन यदि एल की ओर अग्रसर हो, तो लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस इस तरीके से xn अपॉन एल इक्वल एन, सॉरी यहाँ पे n आएगा, इक्वल क्या होना चाहिए, l होना चाहिए। ये स्टूडेंट आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट रहेगा कि यदि लिमिट xn टेंड टू l है, देन लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस एंड ऑन xn डिवाइड बाई n इक्वल क्या होगा, l होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ कैसे होगा, क्या होगा, वो सब बातें आपके माइंड में रखनी है। थ्योरम आपको समझ आनी चाहिए कि एक लाइन को बारीकी से समझोगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से क्लियर करते हुए। ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले मैंने माना एक्स एल एन इक्वल टू एल प्लस ए एन कोई अदर सीक्वेंस मान लिया। ठीक है। तो यदि मैं बोथ साइड लिमिट लगा दूं, ये ठीक है। अब यदि हमें ये क्लियर पता है कि लिमिट एक्स एन है वो एल की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ का जो रूल है उसके हिसाब से ये किसकी ओर जाना चाहिए, यहाँ के रूल के हिसाब से ये क्या होना चाहिए कि यदि लिमिट ए एन 0 हो जाए, उस कंडीशन में लिमिट एक्स एन इक्वल क्या होगा, एल होगा। बस समझ आइए नहीं, कोई डाउट है क्या? भाई सबसे पहले मैंने मान लिया जो एक्स एन है वो एल प्लस ए एन की फॉर्म में है। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो लिमिट है एक्स एन है वो क्या होगा, एल प्लस ए एन। अब आपको इस तरह एल पे लिमिट नहीं लगे तो एल तो कोई परिमित संख्या, इस पे लिमिट लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। फिर यदि ये एल के इक्वल कब होगा, जब ये 0 की ओर हो, ए एन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यानी लिमिट ऑफ ए एन इक्वल टू क्या होगा, 0। जो स्टूडेंट हमें सिद्ध करना है कि लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस इस तरीके से xn तक, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूँगा, सॉरी डिवाइड में बच्चों n है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, x1 प्लस ए एन, ठीक है, x2 प्लस a2, इस तरीके से xn प्लस ए एन अपॉन, सॉरी ये l आएगा, x1 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे l आएगा क्योंकि हम l के फॉर्म में लेके चल रहे हैं ना इसको। तो l l और l। अब देखिए आपकी मुझे प्रत्येक टर्म में l दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं अलग अलग करके लिखूँ, l प्लस n टाइम इस तरीके से चलता हुआ डिवाइड बाई n प्लस लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 प्लस टेन टू इस तरीके से an अपॉन n। तो देखिए l यदि n टाइम आ रहा है तो ये हो जाएगा nl, यानी l हो जाएगा, प्लस लिमिट a1 a2 इस तरीके से चलता हुआ an डिवाइड बाय स्टूडेंट क्या आ जाएगा n।
इतनी बस समझ आई नहीं है, वो एक बार नज़र डालिए कॉची के फर्स्ट थ्योरम में। रिपीट कर रहा हूँ पूरी की पूरी प्रोसेस, क्योंकि आगे की प्रोसेस मुझे उधर करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रोसेस लेंथी है इसकी, इसे ध्यान से समझिए। स्टूडेंट क्वेश्चन थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि यदि लिमिट ऑफ एक्सन एल के इक्वल है, यदि लिमिट ऑफ एक्सन एल के इक्वल है, तो लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस इस तरीके से xn डिवाइड बाई एन भी किसके इक्वल होना चाहिए, आपका l के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। आगे देखिए मैंने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए ये मान लिया कि xn l प्लस an के यदि इक्वल हो, दोनों तरफ लिमिट लगाई। क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट xn l के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भी लिमिट ऑफ an जो है वो क्या होना चाहिए, 0। ये तभी पॉसिबल होगा, अन्यथा तो संभव ही नहीं होगा। तो ये 0 होना चाहिए, इतना कन्फर्मेशन है। इस पे मैंने बॉक्स कर दिया क्योंकि स्पेशल केस है, हमें याद रखना है। फिर जो मैं सिद्ध करना है उसको मैंने एल की फॉर्म में लिख दिया, यानी xn इक्वल टू एल प्लस एन है, तो x1 एल प्लस a1 एल प्लस a2 इस तरीके से। एल एन टाइम है, इसको बाहर निकाल लो, अलग कर दो, उसको अलग कर दो। n टाइम एल आया तो n l अपॉन n होगा, तो ये तो सीधा l हो जाएगा। और ये इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे ये जो प्रोसेस है वो l के इक्वल बनानी है, यानी मुझे क्या सिद्ध करना होगा, ये जो कंप्लीट आपकी प्रोसेस है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? रिपीट कर रहा हूँ भी मुझे l ही चाहिए, ये मुझे चाहिए ही नहीं। जो सिद्ध करना है जिसके इक्वल मुझे सिर्फ l सिद्ध करना है, इसका मेरे लिए कोई कम नहीं है। तो अब मैं यदि ये सिद्ध कर दूं कि ये 0 है, तो बताइए स्टूडेंट वो प्रोसेस अपने आप सिद्ध नहीं हो जाएगी क्या? बात समझ आ रही है कि यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an अपॉन n, यदि ये मैं 0 सिद्ध कर दूं तो वो अपने आप 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, सॉरी l हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बस समझ आई। तो अब हमें जो सिद्ध करना है उसके लिए हम वापस देखते हैं कि लिमिट 0 है, इतना हम जानते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ an इक्वल क्या है, 0। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, खुद सोचिए कि 0 का मतलब वो अभिसारी होगा या नहीं होगा? अभिसारी होगा, अभिसारी है तो वो क्या होगा, परिबद्ध होगा। तो 0 होना कब शुरू होगा? 0 होना कब शुरू होता है? एक फिक्स टर्म के बाद ही, पहले तो नहीं होता। एक फिक्स टर्म के बाद वो लगातार क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने, मैं इसको लिख रहा हूँ अब दोबारा कि लिमिट ऑफ an, इसको मैं अलग अलग अगर मोड में लिखता हूँ, इस पे बच्चों 2 वर्ड मैं पहले लिख देता हूँ। एक तो ये अभिसारी है और एक परिबद्ध है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, इस बात का मैं इसमें यूज करूँगा। ठीक है, इतनी बात दिमाग में बैठ गई क्या? मैं अलग अलग मोड करूँगा तो लेस इक्वल तो लग ही जाता है। अब स्टूडेंट जो 2 बातें मैं बोल रहा हूँ, यदि वो बातें आपको माइंड में आ जाती है तो ये मान के चलो कॉची की जो फर्स्ट थ्योरम है आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जो बात बोल रहा हूँ वो बच्चों ध्यान से सुननी है, उसका जो बेसिकली मीनिंग निकल रहा है उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आप ये समझिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है अभी वो 0 की ओर जा रहा है, तो मतलब अभिसारी है। अभिसारी का जो डेफिनेशन मैंने क्या कहा था कि वो 0 कब होना होता है, एक फिक्स्ड टर्म के बाद। वो मैंने मान लिया कि n नोट के जो बाद वाले टर्म होंगे, n नोट के बाद वाले जितने भी टर्म होंगे वो सब किसकी ओर जाएंगे, 0 की ओर। तो यदि कोई सीक्वेंस 0 की ओर जा रहा हो, तो जैसे मान लो an 0 की ओर जा रहा हो, तो an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, या एप्सिलॉन होगा या नहीं होगा? फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। यस और नो? बात समझ आ रही होगी भाई। क्वेश्चन में हमने क्या लिया है स्टार्टिंग से भी, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो लिमिट ऑफ an है वो 0 है, यानी अभिसारी है। और किस पे अभिसरण हो रहा है उसका, 0 के ऊपर। तो जो लिमिट ऑफ जो मोड के अंदर an माइनस 0 है वो लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकता हूँ। बस समझ आ गई होगी। कब लिखूँगा मैं, कहाँ से लिखूँगा? n नोट के बाद वाले टर्म को, n नोट के
बाद वाली जो टर्म है उनको मैं क्या लिखूंगा, लेस एन ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, लेकिन एन नोट से पहले वाली टर्म। तो स्टूडेंट आप ये सोचिए कि एन नोट्स के जो पहले वाली टर्म है भी अभिसारी है तो वो क्या होगा, प्रीबद्ध होगा। तो कोई ना कोई ऐसा तो फिक्स नंबर होगा जिससे वो पॉजिटिव नंबर होगा जिसका उनका मोड सदैव छोटा हो। स्टूडेंट मैं दो बातें बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आराम से समझिए और ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीक्वेंस है ए एन है वो अभिसारी है और किस पे विसरण हो रहा है, उसका जीरो की ओर। तो जो आपने एक चीज़ तो देखी है कि क्या कोई अनुक्रम स्टार्टिंग से जीरो रहेगा क्या? स्टार्टिंग से तो जीरो नहीं रहता, वो क्या होता है एक फिक्स्ड टर्म के बाद जीरो होता है। वो क्या होता है एक फिक्स्ड टर्म के बाद, और वो टर्म हम क्या मानते हैं, लगभग एन नोट मानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एन नोट के बाद वाली जितनी भी टर्म है वो सब की सब क्या रहेगी, आपकी जीरो रहेगी। एन नोट के बाद वाली टर्म को हम सबके सबको क्या मानेंगे, जीरो। तो यदि वो जीरो पे विसारी होने का मतलब हो गया कि ए एन माइनस जो जीरो का मोड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट। एक तो ये कंसेप्ट मैं यूज करूँगा। दूसरा कंसेप्ट स्टूडेंट में ये यूज करूँगा कि वो जीरो की ओर आ रहा है, तो स्टार्टिंग से तो जीरो नहीं हुआ, एन नोट के बाद जीरो है, तो एन नोट से जो पहले वाली टर्म है वो अनंत पे तो जाने से रही, वो होगी तो परिमित ही से, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, होगी तो परिमित, लेकिन उनका मोड जो होगा वो पॉजिटिव। तो कोई ना कोई परिमित पॉजिटिव नंबर से वो सदैव क्या होगा, छोटा होगा। ये दो बातें मैं लिख रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके टुकड़े कर देता हूँ, ठीक है, इसके थोड़े से एक बार टुकड़े कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट ऑफ A1 A2 AN नोट, ठीक है, प्लस लिमिट AN नोट प्लस 1 प्लस AN नोट प्लस 2। इस तरीके से स्टूडेंट चलता हुआ मोड ऑफ AN तक आ जाएगा अपॉन N। अब ये सारे किसी न किसी AN इज ऑलवेज लेस इक्वल K, ठीक है, ऐसा होगा तो मैं यहाँ यूज करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एप्सिलॉन यूज करूँगा तो लेस देन ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह भी मैं क्या रखूँगा, K प्लस K, इस तरीके से प्लस K। ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, प्लस ये क्या हो गए, सारे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इनका मोड एन नोट के बाद के जितने भी नंबर होंगे उन सबका मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो लेस देन है तो डिवाइड बाई एन। ये एक लाइन स्टूडेंट इस पूरे क्वेश्चन की है, यानी इस क्वेश्चन का मेन पार्ट ही है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी भी मैंने ऐसा क्यों लिखा है। भी वो विसारी है तो बच्चों प्रीबद्ध है, और प्रीबद्ध है तो किसी न किसी संख्या से छोटा होगा। अब के का मान मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना भी कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा जिससे मैं मोड उसका छोटा लिख सकता हूँ सभी का। इसके अंदर कितनी टर्म है, ये टोटल एन नोट, तो के एन नोट अपॉन एन, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एन माइनस एन नोट अपॉन एन। क्लियर है भाई, एन नोट टर्म आ गई। जैसे मानो टोटल 10 टर्म है, 5 आ गई तो बची हुई तो 5 हुई, तो 10 माइनस 5, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ता हूँ फिर। तो सुनो वो पार्ट चल रहा है, तो लेस इक्वल क्या हो जाए, लेस देन सॉरी के एन नोट अपॉन एन, इसको मैं अलग अलग करूँगा तो एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एन नोट अपॉन एन। अब स्टूडेंट एन इज मच ग्रेटर देन एन नोट है। यदि n इज मच ग्रेटर देन n नोट हो, उस कंडीशन में n नोट अपॉन n अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होगा। ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। तो यदि अप्रोक्सीमेट इक्वल 0 हो जाएगा तो के का मल्टीप्लाई करने पर ये कुछ एप्सिलॉन बाई 2 के जैसे ही बन जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेट 0 तो 1 की तुलना में इसको हटा दूँ तो ये भी एप्सिलॉन बाई 2, यानी ये लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया या नहीं हो गया। यानी आपकी जो ये वैल्यू है वो लेस देन क्या आ गई, एप्सिलॉन आ गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 इस तरीके से an तक अपॉन n है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये है आपकी कोशी की फर्स्ट थ्योरम।
रिपीट कर देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाली प्रोसेस बच्चों में वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमें ये सिद्ध करना था कि ये वैल्यू क्या हो जाए, 0। यदि ये 0 होती है तो ये बात अपने आप लागू हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने कंसेप्ट क्या यूज किया, मैंने जो वही अभिसारी और परिबद्धता दोनों का कंसेप्ट यूज किया। भाई हमें पता है अभिसारी है तो n नोट के बाद वाली जितनी भी टर्म है उन सब का मोड लेस देन ε/2 होगा, ठीक है। और उससे पहले वाली संख्या किसी न किसी प्रीमिय संख्या से सदैव क्या होगी, छोटी होगी। तो छोटी है तो यहाँ से इक्वल का साइन हटा दो, इनकी जगह k यूज किया, वहाँ पे ε/2। इतनी बात समझ आ गई होगी। k n नोट टाइम में तो n नोट अपॉन n, ε/2 ये n नोट पहले आ गई तो n माइनस n नोट अपॉन n, ठीक है। इसको अलग अलग करके ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए n नोट इज मच ग्रेटर देन n, सॉरी मच लेस देन n है, तो n नोट अपॉन n है वो लगभग नेगलेक्टेबल वैल्यू होगी, यानी अप्रोक्सीमेट 0। तो जब आप उसको k से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ज़्यादा फर्क थोड़ा ना पड़ना है, तो वो एक मैं ε/2 मान सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको ε/2 मान सकता हूँ और ये 1 की तुलना में नेगलेक्टेबल है तो फिर इसको हटा देता हूँ, तो ये हो गया ε/2। ε/2 प्लस ε/2 क्या हो गया, एप्सिलॉन। यानी ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या हो गई, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि ये फिर किसकी ओर जा रही है, 0 की ओर जा रहा है। और यदि ये 0 की ओर जा रहा है तो वो किसकी ओर जाएगा, L की ओर, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से इस थ्योरम को एक बार देखिए। देखिए बच्चों आराम से समझ आनी चाहिए, थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने आराम से इसको किए। एक एक बात आपको समझ आनी चाहिए, दिमाग में बैठानी है, जल्दबाजी करनी नहीं है, ठीक है। एक एक वर्ड को आराम से समझना है। तो बच्चों बाकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका, तो आपको बेसिक सारा फंडा समझ आ जाएगा। हाँ, जो बातें मैंने बताई 1-2 बीच में वो आपको याद रखनी है, ठीक है। आप इस वीडियो को जब रिपीट करके देखोगे 1-2 बार तो वो सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी, उनको आप नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो स्टूडेंट यदि फर्स्ट थ्योरम समझ आ चुकी है तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड थ्योरम की ओर, ठीक है। आराम से समझिए, उसको भी इरेज कर दूं। क्लियर हो गया? ये प्रोसेस सिंपल है, बस थोड़ी सी 2-3 लाइनें वहाँ याद रखनी है।